हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था आपको कि रेप्लिकेशन जो है आपका 3 स्टेजेस में होता है, आपका इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे आपके 2 डीएनए हेलिक्स यूकैरियोट्स में अलग होते हैं, उनकी ओपनिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम की तरह कौन काम करता है, एंड देन उनको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में अनवाइंड रखने के लिए एसएसबीपी की प्रोटीन की तरह कौन काम करेगा। टोपो आइसोमरेज यहाँ पे कौन सा वाला प्रेजेंट रहता है जो उसमें सुपर कॉइलिंग को रिमूव करेगा। एंड देन प्राइमेज एंजाइम जो प्राइमर की सिंथेसिस करेगा डीएनए पॉलीमरेज के लिए। एंड द लास्ट वन इज कि कौन सा डीएनए पॉलीमरेज इसमें आके ऐड होता है। तो ये आज के हमारे कुछ कंटेंट है जो हमने कवर अप करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ ओआरसी रीजन जो होते हैं वो है ओरिजिन रिकॉग्नाइजेशन कॉम्प्लेक्स। ये वो साइट प्रेजेंट होती है आपके डीएनए में जो यूकैरियोट्स में जहाँ पे आके आपके इनिशिएशन एंजाइम सबसे पहले अटैच्ड होंगे। सबसे जो वेल नोन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन फंक्शन आपका डिसाइड स्टडी है वो ईस्ट में है। तो ईस्ट में ओआरसी रीजन को हम एआरएस सीक्वेंसेस भी बोलते हैं, यानी कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस, यानी कि जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। यानी कि ये वो पूरे डीएनए में ये ओआरसी वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे सबसे पहले रेप्लिकेटिव एंजाइम आगे बाइंड होते हैं। अब सबसे पहले मैं अगर आपको ये एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ एंजाइम्स बता दूँ इसमें जो यूज़ होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ओआरसी रीजन जो होते हैं वहाँ पे से आपकी स्टार्टिंग रहेगी बाइंड होने की। तो इसमें सबसे पहले CDC6 एंड CDT1 आके जो बाइंड होते हैं। इसमें जो तुम्हारा CDC6 होता है वो सेल डिवीजन साइकिल प्रोटीन होता है, और CDT1 जो होता है वो CDC10 डिपेंडेंट ट्रांसक्राइब्ड 1 इसका फुल फॉर्म रहता है। ये दोनों जो होते हैं ये आपके हेलिगेज एंजाइम्स के लोडर होते हैं। जो काम आपका प्रोकैरियोट्स में डीएनए सी कर रहा था, जो आपका डीएनए बी को लोड करता है प्रोकैरियोट्स में, बिल्कुल वही काम यहाँ पे हमारे CDC6 और CDT1 करते हैं। तो यहाँ पे यूकैरियोट्स में जो हेलिगेज का काम करता है उसको हम लोग MCM कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी आपका एक छोटी सी रिंग जैसा होता है जिसमें आपके 6 जो है रिंग्स आपस में एक सर्कल टाइप का सिंथेसाइज करेंगी। तो ये जो है 2 से लेके 7 तक हो सकते हैं। फुल फॉर्म अगर देखें MCM कॉम्प्लेक्स की तो वो है मिनी क्रोमोसोम्स मेंटेनेंस रीजन्स। तो इसको हम लोग हेलिगेज एक्टिविटी के फॉर्म में इनको पढ़ते हैं। तो आपके ये 2 से लेके 7 तक हो सकते हैं। ये तो CDC6 और CD1 जो होता है ये इसका लोडर होता है। और जहाँ पे आके ORC रीजन में CDC6, CDT1 और MCM आके बाइंड हो जाएंगे उसको हम लोग प्री RC कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, यानी कि आपका रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो स्टार्टिंग में बनेगा। देन जब आपका हेलिगेज की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे आके बाइंड होता है आपका CDK और DDK और CDC45। तो बेसिकली ये जो तुम्हारे 2 एंजाइम्स होते हैं ये काइनेज एंजाइम होते हैं और ये साइक्लिन 45 के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो आपने अगर सेल साइकिल पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने काइनेज एंजाइम्स और साइक्लिन का रोल देखा होगा, जो डिफरेंट जो चेक पॉइंट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारा CDC45 होता है ये MCM कॉम्प्लेक्स को ऐड करने में हेल्प करता है। तो वहाँ पे इसका रोल होता है, ये इन दोनों के साथ जाके बाइंड होता है MCM कॉम्प्लेक्स और CDC1 के साथ, और इसकी एक्टिविटी के लिए CDK और DDK जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि ये फॉस्फोराइलेशन करेंगे और इसको एक्टिवेट करने का काम करेंगे। देन जब हेलिगेज की एक्टिविटी हो जाती है तो यहाँ पे इनिशिएशन को स्टार्ट करने के लिए को एक्टिवेटर होता है, इसको हम बोलते हैं जिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये आके जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं उनको साइट प्रोवाइड करेंगे। यूकैरियोटिक के केस में हम SSB प्रोटीन को RPA प्रोटीन भी कहते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन प्रोटीन A। इनका काम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का काम होता है प्रोकैरियोट्स में।
जब आपका हेलिगेज का काम भी कंप्लीट हो चुका है, एसएसबीपी का प्रोटीन का काम भी पूरा हो चुका है, तो वहाँ पे आपका फिर टोपो आइसोमरेज सेकेंड और थर्ड कैटेगरी जो होती है वो आपका काम करेगी यहाँ पे आपका सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए, जो अपकमिंग स्टैंड में क्रिएट हो सकती है ड्यू टू एमसीएम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जब आपका ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन बन चुकी है, तो यहाँ पे आपका जो है आपका प्रोटीन काम करेगी जो बिल्कुल आपका प्राइमर वगैरह की सिंथेसिस करेगी। उसको हम बोलते हैं PR1 NPR2 PRI1 NPRI2 इन केस ऑफ ईस्ट और प्राइमेज एंजाइम इन केस ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे ये जो होता है प्राइमेज एंजाइम की तरह काम करता है और छोटे शॉर्ट सेगमेंट ऑफ प्राइमर सिंथेसाइज करता है। आफ्टर दिस प्राइमर सिंथेसिस जो है आपका RFC कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका PCNA को, जो कि स्लाइडिंग क्लम्प है आपका डीएनए पॉलीमरेज का। तो क्लम्प क्या होता है, क्लच टाइप का होता है जिसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज ऐड रहता है। तो उसमें जो उसका लोडर रहेगा यानी कि जो PCNA को ऐड करेगा और देन PCNA के साथ तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज ऐड है। तो यहाँ पे जो RFC यानी कि रेप्लिकेशन फैक्टर C होता है, ये आपके PCNA को हेल्प करता है डीएनए से बाइंड करने, और देन PCNA विल हेल्प टू अटैच डीएनए पॉलीमरेज विद टेम्पलेट स्टैंड। तो इस तरीके से ये एंजाइम्स रहते हैं जो आपके इनिशिएशन में काम करते हैं। अब इसकी कुछ हम मैकेनिज्म जो है समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ORC रीजन रहेंगे। सबसे पहले आके उस ORC रीजन पे आपका CDC6 CDT1 आके बाइंड होंगे। यहाँ पे आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर 6 मेंबर का रिंग दिखाई दे रहा होगा, ये आपका MCM कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से ये दोनों जो है आपका एक कह लीजिए कि ये लोडर है किसके, हेलिगेज एंजाइम के। तो 6 और 1 जो है लोडर है। पहले ये ORC साइट्स को पहचानेंगे एंड देन हेलिगेज को उन साइट पे लेके आएंगे जहां से आपकी चेन जो है ओपन हो सकती है, डीएनए स्टैंड जो है ओपन हो सकते हैं। देन इसकी ओपनिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है साइक्लिन और काइनेज डिपेंडेंट CDC45। ये आके इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाएगा। CDC45 से पहले जो आपका MCM कॉम्प्लेक्स और CD6 और T1 जुड़े हैं इसको हम लोग PRC कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे ही आपका CD45 आता है ये इनएक्टिव रहेगा आपका जीवन स्टेट में। तो जैसे आपको सेल साइकिल पता ही है, तो ये जो PRC कॉम्प्लेक्स होता है ये जीवन स्टेट में बन चुका होता है। और जन तुम्हारा जब CDC45 आता है तो ये एस फेज शुरू हो जाती है सेल साइकिल की। और CDC45 को एक्टिवेट होने के लिए CDK और CDC7 की रिक्वायरमेंट होती है। ये इसको फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिवेट करते हैं। इसके आते ही आपका जो एक इनिशिएशन फैक्टर है जो आपका स्टार्ट करने को प्रमोट करता है वो आता है आपका जिन कॉम्प्लेक्स। ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच्ड हो जाएंगे एंड देन आपका नेक्स्ट जो प्रोटीन आती है वो होती है RPA प्रोटीन, जो कि एक SSB प्रोटीन की तरह काम करेगी। उसको हम लोग यूकैरियोटिक केस में रेप्लिकेशन प्रोटीन A बोलते हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको मेंटेन करेगी। देन जब ये सब चीज़ें आके यहाँ पे ऐड हो जाती है तो आपका नेक्स्ट जो प्रोटीन आती है वो प्राइमेज एंजाइम है जहाँ से हेलिगेज चल रहा है। तो ये जैसे आता है और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी रिमूव आउट हो जाती है। जैसे आपका याला फैक्टर आएगा तो आपका प्राइमेज की सिंथेसिस होते ही यानी कि अब आपका प्राइमर बन चुका है, अब डीएनए पॉलीमरेज रेडी है आने के लिए। तो उसके बाद आपका RFC फैक्टर आएगा। RFC फैक्टर के आने से ही बाकी सब चीज़ें रिमूव हो जाती है। RFC फैक्टर आते ही आपका जो है PCNA को पहले लोड कराएगा, देन PCNA के साथ डीएनए पॉलीमरेज आके उसके साथ ही अटैच रहता है। तो ये तो था कि कैसे आपका ये काम करता है। इसमें जो तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज होता है उसमें स्टार्टिंग में आपका अल्फा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो प्राइमेज एंजाइम के साथ ऐड रहता है और शॉर्ट सेगमेंट्स बनाता है। और कुछ देर के बाद जो अल्फा है वो रिमूव आउट हो जाता है बाय दिस थीटा एंड या एप्सिलॉन। तो इसके थ्रू ये रिमूव आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी शिफ्टिंग होना, एक दूसरे से एक्सचेंज होना जो है वो पॉलीमरेज स्विचिंग कहलाता है।
तो पॉलीमरेज स्विचिंग हो जाएगी यहाँ पे को, और आपका जो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी है वो फास्ट हो जाएगी। जो पहले शॉर्ट सेगमेंट बन रहे थे अब वो काफ़ी तेज़ी से बनने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिख भी दिया है कि आपका जैसे PCNA-RF फैक्टर आता है तो 6-1 और जितने भी आपके बाकी जो स्टार्टिंग में लगे थे प्री RC कॉम्प्लेक्स के लिए 2 स्टार्टिंग मॉलिक्यूल वो रिमूव आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का इनिशिएशन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।